जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कई बार मिक्स क्वेश्चन आता है, कई बार आपका मतलब पूरी तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन का ही क्वेश्चन आ जाता है। तो छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें जो टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस है, एक तो कॉम्बिनेशन होती है, डीकंपोजिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट दो होती है, एक तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। अब डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है कि जैसे P4 है, P4 को आपने रिएक्ट करवाया OH नेगेटिव से, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, PH3 में प्लस H2 PO2 नेगेटिव में, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे P4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0, PH3 में क्या है -3, और PO इसमें कितनी है आपकी +1। तो 0 से -3 में गया तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और 0 से +1 में गया तो क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कि एक ही एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है, एक ही ऑक्सीडेशन हो रही है सेम एलिमेंट की, तो दैट विल बी कॉल्ड द डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। और इसकी उलट एक रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड द कॉन प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, उसमें टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में सेम जाता है, जैसे कि एक आपकी है Cl नेगेटिव और दूसरा होता है आपका ClO3 नेगेटिव, ठीक है, इसमें -1 है और इसमें आपकी होती है दैट इज द +5। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो Cl2 प्लस H2O में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पर H पॉजिटिव लगा लो। तो यहाँ से -1 से 0 में गया और +5 से 0 में, ओके। तो टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सेम में जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द कॉन प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इस पे क्वेश्चन आए हुए, जैसे ये पहले तो ये है कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना आना चाहिए। जैसे HCF4 है तो इसका नंबर क्या है, Xc का +4, फ्लोरीन का तो -1 होता ही है। O2F2 में फ्लोरीन का -1 है, ऑक्सीजन का कितना होता है, +1। हालांकि ऑक्सीजन का एग्जिस्ट करता नहीं है +1, पर जब फ्लोरीन के साथ में होगा तो +1 +2 शो करता है। O2F2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लाइक दिस। अब यहाँ पे फ्लोरीन का -1, दिस इज +1, दिस इज +1, ठीक है। तो यहाँ पे ये +6 हो गया एक्स एक्सिस में और ये 0, तो यानी ये +4 से +6 में जा रहा है और ये +1 से 0 में। सो दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। दिस इज XeF2, तो यहाँ पे इसका +2 है, यहाँ पे -1। PF5 में इसका +5, इसका -1। अब XeF2 से XeF पॉजिटिव में जा रहा है तो भी इसका +2 ही रहा, और PF6 नेगेटिव में भी इसका +5 रहा, तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। इसको देखते हैं, XeF6 में इसका +6 है, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है। तो यहाँ भी XeF4 में निकालोगे तो +6 ही आएगा। वो कैसे, XeOF4, तो इसको X मान लिया। X ऑक्सीजन का -2 होता है, -2, क्लोरीन का -1, ऑलवेज -1 इंटू 4 दैट इज 0, तो X -2 -4 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू क्या आ गया, +6, तो नहीं चेंज हुआ। सिमिलरली दिस इज +6, इसमें भी +6 ही होगा, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन में चेंज नहीं हुआ। सो A इज द राइट आंसर। अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आप इन चारों को स्टडी करिए तो बताइए कौन सी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है इसमें, बताइए। देखो बी इसका आंसर नहीं है, बी इसका आंसर कैसे है, आप बता रहे हैं 2NaBr प्लस Cl2 गोइंग इनटू 2NaCl प्लस Br2। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे Br नेगेटिव में है, Cl जीरो स्टेट में है, ठीक है। तो Cl ने Br को रिप्लेस कर दिया, तो Br जीरो में चला गया, Cl माइनस में चला गया, तो इसकी क्या होगी आपकी ऑक्सीडेशन, एंड इट इज रिडक्शन। ये तो ठीक है, पर ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे है, इसमें कौन सा एलिमेंट साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसमें तो एक रिड्यूस हो रहा है और एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि Br नेगेटिव ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, या Cl2 ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो ये तो इसका आंसर ही नहीं है, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर MnO, अब यहाँ पर देखो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है,
यहाँ पर MnO4 नेगेटिव में Mn एक बार आ रहा है, यहाँ पर भी एक बार आ रहा है, तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पे Mn दो बार आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 के MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दैट इज +7। और MnO4 नेगेटिव में कितनी होती है इसमें, इसमें होगी आपकी, देख लेते हैं, K2MnO4। तो इसको x मान लिया, तो दिस इज +1 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया आपका, +6। तो दिस इज +6 और यहाँ पे +4। तो +7 से +6 में जा रहा है, +4 में जा रहा है। सो दिस इज नॉट ए डिस्प्रपोर्शनेशन। ये ठीक है कि +7 से +6 में जा रहा है, +4 में, दोनों केसेस में रिडक्शन हो रही है। देयर इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दो में हो रहा है, बट ना रिडक्शन, दोनों केसेस में क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। तो दिस इज नॉट द केस। अब इसको लेते हैं CuBr प्लस Cu, इसको देखते हैं। अब ये CuBr में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, कॉपर क्यूप्रस स्टेट में है, ठीक है, और Br -1 में। अब यहाँ पे देखो CuBr2 बन गया, तो किस स्टेट में आ गया, +2 में, और कॉपर की क्या होती है, 0। तो +1 से +2 में गया, तो कौन सी रिएक्शन है, दिस इज द ऑक्सीडेशन। और +1 से 0 में गया, दैट इज अ रिडक्शन। if there is a decrease in oxidation number, तो that is called the reduction, and if there is a increase in oxidation number, तो that is called the oxidation। तो D is the answer। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। Which of the following is a redox reaction, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करिए इसको। D is the right answer, बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे कि सपोज करो, इसमें बता रहा है कि H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर H2SO4 का बता रहा है, तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दैट इज +6। अब जहां पे डिक्रीज करगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये ऑक्सीडाइज कर दिया इसने दूसरे को, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहाँ पे +6 है, यहाँ पे सल्फर की कितनी है, यहाँ पर भी +6 है, तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे +6 है सल्फर की, यहाँ पे देखो कितनी है, x मान लो इसको, x इज इक्वल टू -2 इंटू 2 -1 इंटू 2, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, दिस इज +6। यहाँ पे कितनी है, +4, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, देखो आयोडीन का कितना है, -1, और यहाँ पे कितना है, 0। इसने -1 को 0 में कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, और खुद क्या हो गया, रिड्यूस। तो जो रिड्यूस खुद होता है, तो वो दूसरे को करता है ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर इसका बिहेवियर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। तो सी इज द राइट आंसर। द कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट बोथ एज अ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कहता है इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम नहीं कर सकता। देखो, जो इंटरमीडिएट स्टेट में होता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बहुत काम कर सकता है। जैसे सपोज कर लो, मैं HNO2 की बात करता हूँ, तो HNO2 में जो नाइट्रोजन है वो +4 स्टेट में है, नॉट +4, इट इज इन द +3 स्टेट। तो ये क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके N+5 में भी जा सकता है, ये HNO3 में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो सकता है, N2 में कन्वर्ट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये 0 में भी जा सकता है। तो अगर +3 से +5 में गया, तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन। और अगर ये +3 से +0 में गया, तो क्या होगा, इसका रिडक्शन। तो दोनों काम हो सकते हैं। सिमिलरली जो H2SO3 है, ये आपका कौन सी स्टेट में है, ये आपका ये आपका है +4 स्टेट में। तो ये +6 में भी जा सकता है, और ये 0 में भी जा सकता है। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग में बहुत काम करेगा। H2O2 ऑक्सीजन -1 स्टेट में है, तो ये -2 में भी जा सकता है, ये 0 में भी। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। पर ये H3PO4 इसका इशू है। H3PO4 में फास्फोरस की +5 स्टेट है, तो +5 से ये +6 में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही फास्फोरस की +5 होती है, ठीक है। तो +6 में ये नहीं जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए।
तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट नहीं काम कर सकता, ऑक्सीडाइजिंग जरूर कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये आपका +4 +3 +2 में जा सकता है। तो इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता, कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बताइए। देखो यार, सी इसका आंसर नहीं है। सी कैसे इसका आंसर है? NO3 नेगेटिव कहता है क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता? NO3 नेगेटिव में इसकी +5 स्टेट है, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये किस में जाएगा? ये जाएगा NO2 नेगेटिव में। तो NO2 नेगेटिव में इसकी स्टेट क्या हो जाएगी? +3। तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। कौन सा नहीं करेगा? I नेगेटिव नहीं कर सकता। क्यों? I नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके I2 नेगेटिव में थोड़ी जाएगा। यहाँ पे तो इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके I2 नेगेटिव में नहीं जा सकता। आपको ये थोड़ी मतलब अभी रिडॉक्स रिएक्शन भूल तो नहीं पाए कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसकी क्या होती है? रिडक्शन। जैसे NO3 नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर जब NO3 नेगेटिव NO2 में जा रहा है तो हो क्या रहा है? इसकी रिडक्शन। आप समझ रहे हो यहाँ पे कहाँ पे कंफ्यूजन है? जैसे सल्फर है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके S2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है। सिमिलरली Cr2O7 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। ये +3 से +6 से +3 में चला गया। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है? चलो इसको देख लेना अपने लेवल पे एक बार। फिर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करना, कि ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड आउट करना है। तो उसके वेरियस मेथड्स आपको बताए गए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने किया। अब कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन एटम्स इन कंपाउंड्स A, B एंड C आर X, Y या Z। तो X, Y, Z का सम क्या है? पहले तो आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फाइंड आउट करना है। दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले इसको देखते हैं। Na में क्या होता है? दिस इज +1 × 4। जो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +1। उसके बाद में ये आ गया दैट इज X। Cn की क्या होती है? -1 × 5। और NOS की क्या होती है? दैट इज ऑल्सो -1। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो आंसर क्या आ गया? +4 + x -5 -1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? +2। तो इसमें तो आ गई दिस इज +2। अब इसकी बात करते हैं। तो दिस इज +1 × 4 + y 2 × -2 × +4। जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड की होती है वो क्या होती है? दैट इज -2 और कितना है? 4 इज इक्वल टू 0। तो +4 + y -8 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? दैट इज +4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपकी? +4। हालांकि Fe की +4 एग्जिस्ट नहीं करती है, पर यहाँ पे कर रही है। फिर उसके बाद F2CO9। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? मतलब दिस इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। तो 2x + 9 × 0 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो यहाँ पे क्या है? 0। तो दिस इज +4 + 2 0। तो क्या आ गया? 6। x + y + z क्या आ गया? 6। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन metal atoms in K2Cr27, KMnO4, K2FeO4 respectively are X, Y and Z. The sum of X, Y and Z is what? ये आप करिए करिए इसको। देखो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा आपने गड़बड़ कर दिया। आपने यहाँ पे जैसे क्रोमियम की +6 निकाली है, आप इसको +6 +6 दो ले रहे हो। जैसे क्रोमियम की आपने +6 निकाली, KMnO4 में Mn की आपने +7 निकाली, ठीक है। और K2FeO4 में
जो ट्रांजिशन मेटल Fe है इसकी कितनी आएगी, इट वुड बी 8 + 2 + 6 आएगी यहाँ पे, ठीक है। FeO4 में दिस इज +6 ही होगी, हाँ ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, इट वुड बी +6 +7 +6 + 6 12 +7 19। आपका आंसर कितना था, ठीक है, दैट इज ओके, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो 19 इज द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे एक आती है ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स और परऑक्साइड, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो जो ऑक्सीजन है तीन टाइप के ऑक्साइड्स तीन टाइप के बनाता है ऑक्सीजन के साथ में। एक तो होते हैं O2 नेगेटिव, दीज आर कॉल्ड द ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। दूसरे होते हैं परऑक्साइड, परऑक्साइड मतलब OO नेगेटिव नेगेटिव, तो दिस इज O2 2 नेगेटिव, इनको बोलते हैं परऑक्साइड। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की, दिस इज -1, दिस इज -1, तो -1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद में आते हैं सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, O2 नेगेटिव, यहाँ पर क्या होता है OO नेगेटिव। तो यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे -1 है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -12, ठीक है, ओके। तो अब ये बात करता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम की। अब कई लोग क्या करेंगे, इसको -2 मान लेंगे कि भाई ये भी -2 है, ये भी -2 है, ये भी -2 है। तो वो क्या अकलमंदी दिखाएंगे इसमें कि इसको एक्सपोज कर लिया, तो 2x - 2 = 0, तो x = क्या निकाल लिया, +1, ठीक है। दूसरे केस में K2O2, इसको x मान लिया, 2x, इसको -2 माना, -2 × 2 = 0, तो x की वैल्यू निकाल ली +2। और इसमें भी इसको एक्सपोज कर लिया KO2, तो इसको x मान लिया, इसको -2 मान लिया, तो -2 × 2 = 0, तो x की वैल्यू निकाल ली +4, तो +1 +2 +4, डी आंसर लगा के आएंगे कि +1 +2 +4, विच इज रॉन्ग। यहाँ पर जो पोटेशियम है दैट इज द अल्कलाई मेटल, इसकी हमेशा +1 ही होनी है। तो इसमें 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 तीनों में क्या होगी, +1, नॉट दिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब K2O की बात करते हैं तो यहाँ पर -2 स्टेट में है। यहाँ पर एक मिनट, दिस इज ऑक्साइड O2 नेगेटिव, दिस इज peroxide O2 2 नेगेटिव, एंड दिस इज सुपर ऑक्साइड। तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो +1 में ही रहेगा। तो आंसर वुड बी बी, इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन था एक, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ CrH2O6 Cl3 CrCH C6H6 2, ये इंटरेस्टिंग था इसमें, K2Cr CN2 O2 O2 NH3 इज व्हाट। अब जरा इसको देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जैसे ये है CrH2O6 Cl3, तो इसमें पहले फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, इसको आपने एक्सपोज कर लिया, दिस इज x, तो x ये आपका क्या हो गया 6 × 0, एंड दिस इज -1 × 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी +3, तो यहाँ पे तो ये +3 आ गया। इसको एक्सपोज किया, जो बेंजीन होता है दैट इज न्यूट्रल, तो x 0 × 2 0, तो x = क्या आ गया 0, तो दिस इज +3 0, यानी कि आपका ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, ये तो रिजेक्ट हो गया, या तो सी है या तो डी है। अब आगे चलते हैं, अब इसको देखते हैं K2 Cr CN2 O ब्रैकेट 2 O2 NH3। अब जरा ध्यान से समझो, इसको सपोज कर लो x। अब यहाँ पे O ब्रैकेट का 2 है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, दिस इज द ऑक्साइड, ये तो आपका ऑक्साइड ही है, ठीक है। तो इसकी तो -2 होनी होनी है। अब पंगा इसका है O2 का, ये आपका O2 2 नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपका O2 नेगेटिव भी हो सकता है, कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें। दोनों केस लेके चल लेते हैं, पहले मैं ले लेता हूं इसमें O2 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव। तो अब इसको लेके चलते हैं, एक्सपोज कर लिया, तो दिस इज +1 × 2 +x, Cn कितना होता है -1, तो -1 × 2, दिस इज -2। अब इसको मैंने 2 नेगेटिव लिया, तो -2
ये क्या होता है, न्यूट्रल, NH इज न्यूट्रल, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, +2 प्लस एक्स -2 -2 इज इक्वल टू 0। तो -2 से +2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +4। तो +4 आंसर आ रहा है। अब दूसरी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि इसको O2 नेगेटिव नहीं ले रहे, इसको -1 ले रहे हैं, तब देख लेते हैं। तो इट विल बी +1 इंटू 2 प्लस एक्स -1 इंटू 2 -2 -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज +2 प्लस एक्स -2 -3 इज इक्वल टू 0। तो -2 से +2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +3। तो +3 की ऑप्शन तो कोई आ ही नहीं रही, +6 की आ रही है, तो D इज द आंसर। तो यानी कि यहाँ पे O2 किस फॉर्म में है, इट इज प्रेजेंट इन द पेरोक्साइड फॉर्म। ठीक। Among the following identify the species with an atom in plus oxidation state। +6 में कौन सा होगा आपका, MnO4 नेगेटिव में, ये +7 में है। इसमें CrCN6 3 नेगेटिव में कौन सी स्टेट में है, दिस इज +3, दिस इज +6 एंड इट इज +3। तो D इज द आंसर। फिर ये वाला क्वेश्चन आता है, SO3 2 नेगेटिव, H2O4 2 नेगेटिव एंड H2O6 2 नेगेटिव। इसमें बताइए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो एक्सपोज करके ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आती है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप कोफिशिएंट पुट करके देख लो, या बैलेंसिंग को सीख लो। कोई एक टाइप की बैलेंसिंग को सीख लोगे तो आप इजी रहोगे, बाकी आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे कोफिशिएंट्स पुट करके देख लो, तो वो भी आप एक तरीका इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में इतना ही था। अब करते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन में सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द आइसोटॉप्स। जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो 3 टाइप के आइसोटॉप्स होते हैं, दैट इज 1H1, इसको बोलते हैं प्रोटियम, देन इज अ 2H1 दैट इज ड्यूटेरियम, एंड 3H1 दैट इज द ट्रिटियम। तो इन पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हैज द 3 आइसोटॉप्स A, B एंड C। if the number of neutrons in the A, B, C are X, Y and Z, the sum of X, Y and Z is what। अब इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, दिस इज द मास नंबर, दिस इज द एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 0 होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें 0। इसमें 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 3 - 1 दैट इज 2। तो 0 इसमें, 1 इसमें, 2 इसमें, तो टोटल नंबर कितना हो गया आपका, तीनों को ऐड करेंगे तो दिस इज 3। तो 3 इज द आंसर। ठीक है, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन और इसमें 0। तो टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हो गए आपके, 3। और इसमें जो ट्रीटियम होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है आपका, रेडियो एक्टिव। दिस इज H, दिस इज D एंड दिस इज T। The total number of isotopes of hydrogen and number of radioactive isotopes among them respectively are। क्या आंसर है इसका, टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप्स कितने होंगे, सर 3। 3 बिल्कुल ठीक है। और उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप 2। 1। सिर्फ ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है, तो A इज द राइट आंसर। द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन आर, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। सर C। क्या आंसर है, C। बिल्कुल ठीक है, C इज द राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ हैवी वाटर। अब हैवी वाटर आपको पता होना चाहिए क्या है, दिस इज द D2O। अब D स्टैंड्स फॉर व्हाट, D इज द 2H1। ठीक है, तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बताओ, बताइए। देख लेते हैं एक बार, जैसे इसमें 2H1 है, पहले तो ऑक्सीजन में देख लेते हैं, ऑक्सीजन में कितने हैं आपके, इसमें
8 आपके न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक में हो गया 1, अगर इसके एक की बात करते हैं, प्रोटॉन हो गया 1 और इलेक्ट्रॉन हो गया 1, ठीक है। पर ये दो हैं क्योंकि D2O है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट इज 2, 2, दिस इज 2। तो क्या हो गया इसमें, 10 न्यूट्रॉन्स, 10 प्रोटॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलिए, फिर आता है आपका प्रिपरेशन। तो इसमें जो है प्रिपरेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हमने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन करनी है तो उसमें दो इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है। अगर आप जो जिंक है, जिंक के ऊपर आप HCl को डालते हो तो ZnCl2 प्लस H2 आपको मिलता है, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, जिंक प्लस 2HCl गोइंग इनटू ZnCl2 प्लस H2। दूसरा, अगर जिंक को आप NaOH के ऊपर भी डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, Na2ZnO, ठीक है। एक मिनट, ZnO2 मिलेगा, सॉरी, Na2ZnO, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्लस जो H2 गैस है दैट विल बी गेटिंग द रिलीज्ड। इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो इट विल बी 2N, ठीक है। O यहाँ पर आ गया, ओके। ये आपका होएगा, एक मिनट रुको, ZnO2, ठीक है, ZnO2 होगा, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग होगी Na2ZnO2 प्लस H2, ओके, दिस इज द बैलेंसिंग। तो ये चीज आपको मिली। अब ये क्या कहता है, 5 ग्राम ऑफ जिंक इज सेपरेटली ट्रीटेड सेपरेटली विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, ये डाइल्यूट ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2 इवॉल्व इन दिस टू केसेस विल बी, यहाँ पे भी 1 वॉल्यूम हो रहा है, यहाँ पे भी 1 वॉल्यूम, मतलब H2 का 1 मॉलिक्यूल यहाँ पर भी है, 1 मोल, और 1 मोल यहाँ पे भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1:1। ये क्लियर है। ये दोनों रेशन इंपॉर्टेंट है। अगर जिंक की हम एसिड से भी कराते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, H2, और अगर बेस से भी कराएंगे तो भी क्या मिलेगा आपको, H2, और दोनों 1:1 की रेशियो में मिलेंगे अगर इनके वॉल्यूम्स को हम लेंगे। अब ये बताओ, द मेटल दैट गिव्स हाइड्रोजन गैस अपॉन ट्रीटमेंट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, अभी पीछे की है, कौन सी मेटल है जिसको हम एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, हाइड्रोजन गैस। तो क्या आंसर है इसका, जिंक इज द आंसर। ये आप बताइए। देखो इसका मैं बता देता हूँ, जो डाई हाइड्रोजन ऑफ हाई प्योरिटी होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस बनती है। इलेक्ट्रोलिसिस भी किसका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म BOH2 का, इसको बोलते हैं बायटा सोल्यूशन, ठीक है। तो यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड, तो उसमें आपको प्योर मिलता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जो ब्राइन सोल्यूशन होता है उससे आपको H2 तो मिलता है पर वो प्योर नहीं होती वो H2, ठीक है। तो ये याद रखना है, एसिडिफाइड वाटर से भी मिल जाता है आपको, पर अगर आप ये BOH2 का वार्म सोल्यूशन लेते हो यूजिंग द निकल इलेक्ट्रोड, उससे प्योर मिलती है आपको डाइहाइड्रोजन, ये याद रखना है, ठीक। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। फिर आता है वाटर गैस। तो वाटर गैस भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वाटर गैस में क्या करते हैं, आप कोक लेते हैं, ठीक है, और कोक के ऊपर आप स्टीम को पास करते हैं। दिस इज नॉट वाटर, दिस इज द स्टीम। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, निकल या कॉपर एज ए वो रखते हैं, आप क्या कहते हैं, कैटलिस्ट रखते हैं। तो आपको मिलता क्या है, CO प्लस H2, दिस इज कॉल्ड द वाटर गैस, इसको बोलते हैं वाटर गैस। बट यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको H2 चाहिए, CO नहीं चाहिए। तो करते क्या हैं आप इसको, CO2 को आप ऑक्सीडाइज करते हैं, CO को आपने ऑक्सीडाइज किया H2O के साथ रिएक्ट करके,
इसको H2O और इसको पास किया, तो हुआ क्या, जो CO है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस H2, मतलब आपने और H2O को इसमें पास किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो जो CO है वो CO2 में कन्वर्ट होगी प्लस H2 में। उसके बाद में इन गैसेस को आपने एक कंटेनर में पास किया, उस कंटेनर में क्या रखा हुआ है, उस कंटेनर में QH रखा हुआ है विच इज द बेसिक इन नेचर, एक अल्कलाई रखा हुआ है जो बेसिक इन नेचर है। जो CO2 की नेचर होती है वो एसिडिक होती है, तो जो CO2 है वो QH के साथ मिक्स होकर क्या बना देती है, K2CO3, और H2 गैस क्या होती है, वो यहाँ से निकल जाती है क्योंकि H2 गैस वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कहता है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, CO2 and H2 are fractionally separated using different gas stream, बिल्कुल गलत। CO is removed by absorption in the aqueous CO2 Cl2 solution, बिल्कुल गलत। H2 is removed through occlusion with PD, गलत। CO is oxidized to CO2 with steam in the presence of a catalyst, बिल्कुल ठीक है कि हम CO plus H2 में जब H2 को और ऐड करते हैं तो CO2 plus H2 बनती है, फिर CO2 को हम QH में अब्सॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि CO2 की नेचर एसिडिक है, वो बेस से ऐड करके K2CO3 में कन्वर्ट हो जाती है और H2 गैस हमको यहाँ पर मिल जाता है। सो D इज द राइट आंसर। और एक और चीज है यहाँ पर, जब हम इसको H2O को यहाँ पे रेड कराते हैं और CO2 प्लस H2 बनता है, उसको हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं कि ये वाटर गैस तो बन गया, फिर इसकी शिफ्टिंग हो रही है, हम H2 को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द वाटर गैस शिफ्टिंग। और इसको हम सिन गैस भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सिन गैस। द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द वाटर गैस शिफ्ट, ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन है, वो ये है CO गैसियस प्लस H2 गैसियस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 गैसियस प्लस H2 में। सो दिस इज द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, कि आप CO में H2 गैसियस को ऐड कर रहे हो तो CO2 प्लस H2 में ऑक्टेन आपको मिल रहा है, मतलब ये चीज आपको मिल रही है, तो दैट इज द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। द सिनोनिम फॉर द वाटर गैस का सिनोनिम क्या है, दूसरा नाम क्या है, अभी बताया आपको, सिन गैस, सिंथेसिस गैस। फिर आती है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वार्डनेस, जो वाटर की हार्डनेस है दो टाइप की होती है, एक तो होती है टेम्परेरी और दूसरी होती है परमानेंट। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो किस वजह से होती है, वो होती है बाइकार्बोनेट से, HCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, इनकी वजह से। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, CaSO4 की वजह से, MgSO4 की वजह से, CaCl2 की वजह से, MgCl2 की वजह से। अगर ये चीज है तो इसमें क्या होगी आपकी परमानेंट हार्डनेस, और अगर ये चीज है तो दिस विल बी टेम्परेरी हार्डनेस। कहता है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ ए वाटर सैंपल इज ड्यू टू कंपाउंड X, बॉइलिंग दिस सैंपल कन्वर्ट्स X to Y। तो X एंड Y क्या है, अब यहाँ पे MgHCO3 है, अगर आप MgHCO3 को हीट करते हो तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा आपका MgOH2 में प्लस CO2 प्लस H2O। और अगर आप एक मिनट, ठीक है, और जो CaHCO3 है अगर आप उसको हीट करते हो तो वो कन्वर्ट होगा आपका CaCO3 में प्लस H2O में प्लस CO2 में। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा A। अगर MgHCO3 को हीट करोगे तो MgOH2 में कन्वर्ट होगा, अगर CaHCO3 को हीट करते हो COOH2 में कन्वर्ट नहीं होगा, वो कन्वर्ट होगा CaCO3 में। और MgHCO3 जो है अगर उसको हीट करते हो तो वो MgCO3 में कन्वर्ट नहीं होगा, वो MgOH2 में कन्वर्ट होगा। तो A इज द राइट आंसर। द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू व्हाट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर है इसका,
सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। आगे चलो। दैट द वन दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये थोड़ा ना याद करने वाली बात, क्लार्क मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, कैल्विन मेथड, ट्रीटमेंट विद द सोडियम कार्बोनेट। कहता है परमानेंट हार्डनेस किससे रिमूव नहीं कर सकते। जो उसका आंसर है दैट इज द डी मेथड। जो ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट है उससे परमानेंट हार्डनेस को आप रिमूव नहीं कर सकते। परमानेंट हार्डनेस इज इन वाटर इज नॉट क्योर्ड बाय। तो अभी आपको बता दिया। एक मिनट रुको, जस्ट 1 मिनट पीछे, मैंने एक जस्ट 1 मिनट नहीं, ओह ये गलत हो गया। जो क्लार्क मेथड होता है ना उससे आप परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते। आयन एक्सचेंज मेथड से कर सकते हो, कैल्विन मेथड से कर सकते हो, जो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 डॉट NH2O उससे भी कर सकते हो। अब इसमें आप इट नॉट क्योर्ड बाय, तो आयन एक्सचेंज मेथड से हो गया, कैल्विन मेथड से हो गया, ट्रीटमेंट विद द वॉशिंग सोडा से हो गया। बॉइलिंग से नहीं होगा। बॉइलिंग से कौन सी होती है, बॉइलिंग से टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव होती है। ओके, परमानेंट हार्डनेस कभी रिमूव नहीं हो सकती बॉइलिंग से। फिर आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे क्वेश्चंस। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्वेश्चंस बनते हैं बट थोड़ा टफर पार्ट है ये। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्योर स्टेट इज व्हाट। ये क्या होती है आपकी, नॉन प्लेनर एंड ऑलमोस्ट कलरलेस, लीनियर एंड द ब्लू इन कलर, लीनियर एंड द ऑलमोस्ट कलरलेस, प्लेनर एंड द ब्लू इन कलर। देखो ये होती है आपकी नॉन प्लेनर। ठीक है, ये बुक की फॉर्म में होती है लाइक दिस। मैं गलत बना गया, ये ऐसे है। दिस इज ए नॉन प्लेनर। ये एक प्लेन में नहीं है, ये 2 डिफरेंट प्लेन में है। नॉन प्लेनर है और ऑलमोस्ट कलरलेस है, तो ए इज द राइट आंसर। ये स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन छोड़ दो आप, ठीक है। स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं पर अभी इसको रहने दो, छोड़ो इसको। ओके, फिर आता है आपका एस ब्लॉक।